डरना नहीं किसी की भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया तो उन्होंने यही बात बोला कि भाई पहली लड़ाई तो हमें खुद से जीतनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को भी यहां पर सबसे पहले अपने आप से ही कंपटीशन करना है अगर हम लोग अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जनरली होता यह है कि हम लोग कंपटीशन करते हैं किसी और से। देखो बेटा, सारे बच्चों की परवरिश अलग है, सारे बच्चों के माँ बाप अलग हैं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस अलग है, सबकी मेंटल कंडीशंस अलग अलग हैं। तो आखिर हम लोग कंपैरिजन दूसरों से कैसे कर सकते हैं? हमें सारा कंपैरिजन अपने आप खुद से करना है कि अगर इस बार मेरे इतने परसेंट आए हैं तो नेक्स्ट टाइम अपने इस रिकॉर्ड को मुझे तोड़ना है, राइट? फिर उसके नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट टेस्ट में अपने इस रिकॉर्ड को फिर से तोड़ना है। बार बार अगर हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते चले गए तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हम लोग वो जंग को जीत जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि ओवरऑल गेम इंप्रूवमेंट का है, अपनी नॉलेज के एनहांसमेंट का है। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ अपने आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी प्यारी माइंड मैप सीरीज में, और जहां पर आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। सो आइए बिल्कुल हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये बताया था भाई कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, अगर कोई ऐसा वायर है, कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। बायट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ना है, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म हमें पढ़ना है, और आखिरी में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी हम लोग को आज के सेशन में कंप्लीट करना है। देखो बेटा, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर होता है, मान लो कोई चार्ज Q है जो कि रेस्ट पर है, तो यह चार्ज हमेशा अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट? यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो रेस्ट पर है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। यही वाला चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, कहेंगे सर ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाए किसी एक डायरेक्शन में, राइट, तो इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और ऐसे केसेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यहीं पर बेटा एक कंडीशन ये हो जाए कि ये चार्ज हमारा इस बार एक्सेलरेटेड मोशन में है, चार्ज किसी एक्सेलरेशन में है, यानी चार्ज का जो मोशन है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर चार्ज का हो जाएगा, तो अब ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी करेगा। यानी कि ये एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चार्ज की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। चार्ज आपका रेस्ट पर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और वही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो गया, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज आ गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो रेडिएशंस भी कर रहा होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। यानी कि अगर ये चार्ज मोशन में है तो इसके साथ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अटैच्ड होती है, फ्लोइंग थ्रू एनी मेटेलिक वायर। अब भाई चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस है किसी न किसी वायर में ही फ्लो हो रहा होगा। तो करंट के फ्लो होने की वजह से उसके आसपास जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है, उसी प्रॉपर्टी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ऑन द अदर हैंड, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर रुका हुआ चार्ज है तो भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब ओरस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। ओरस्टेड साहब ने ये प्रूव करके दिखाया था कि अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगा सर वायर के पास है या नहीं है?
तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को वायर के आसपास पता करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम है मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास ये दो डिवाइस हमारे पास हैं जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। तो अगर आप मैग्नेटिक नीडल कभी भी लेकर के ऐसे घूमो या मैग्नेटिक कंपास आप लेकर के घूमोगे तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन शो करता है। तो वो डायरेक्शन या वो डिफ्लेक्शन सिर्फ उसी जगह पर शो करेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंट कर दिया जाए तो वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक नीडल लेकर के आए और वो डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब नहीं है। तो ओर्स्टेड साहब ने इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाया। तो उन्होंने 1820 में इन्होंने क्या किया, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड बाय अ करंट कैरिंग वायर। तो इन्होंने एक भैया वायर लिया और इस वायर के पास एक इन्होंने बढ़िया प्यारा सा वायर लिया। इस वायर में आई करंट बेटा फ्लो कराया। ठीक, करंट फ्लो कराने का तरीका आप लोग जानते हैं। इसमें उन्होंने एक सेल जोड़ दिया होगा या बैटरी कनेक्ट किया होगा, एक स्विच लगाया होगा, स्विच को क्लोज किया होगा और तुरंत यहां पर जो है करंट फ्लो हो गया। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे करंट बेटा फ्लो होता है। तो इस तरीके से यहां पर करंट फ्लो होने लगा। जब इस करंट कैरिंग वायर के आसपास वो मैग्नेटिक नीडल लेकर के आए तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे दूर लेकर के गए डिफ्लेक्शन कंपैरेटिवली कम होने लगा और काफी दूर जाने पर डिफ्लेक्शन पूरी तरीके से बेटा गायब हो गया। राइट, तो उनको यह पता चला कि वायर से दूर जाने पर बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वायर की तरफ आने पर डिफ्लेक्शन लगातार बढ़ रहा है। तो उन्होंने सोचा लाओ थोड़ी सी और कलाकारी किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सेल को बेटा पलट दिया। जब सेल को पलट दिया तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो उन्होंने देखा कि यार मैग्नेटिक फील्ड का जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, उस मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा वो डिफ्लेक्शन भी दूसरी डायरेक्शन में हो गया। तो उन्होंने सोचा कि भाई साहब कुछ ना कुछ खेला तो जरूर है। उनको यहां से इस बात का आइडिया लग गया कि अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है तो किसी ना किसी प्रॉपर्टी की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। और एक पैटर्न उनको देखने को मिल गया कि अगर वायर में करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन भी नहीं है वायर के आसपास, है ना। वायर में अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करा है तो डिफ्लेक्शन भी एक डायरेक्शन में है। करंट को रिवर्स कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। यही था बेटा ओर्स्टेड्स experiment. He concluded that magnetic field is caused by current element or we can say moving charge, है ना। उन्होंने कहा कि भाई चार्ज मूव कर रहा है तो करंट जनरेट होगा, और अगर करंट जनरेट हुआ है तो उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। कहेंगे सर ये इतनी सारी कहां से आ गई। तो बेटा देखो, जो एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो टेस्ला है। बाकी ये जो दो यूनिट्स हैं उसको हम लोगों ने फॉर्मूले से निकाला है। आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपका बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो भाई साहब वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी एक यूनिट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। इसके साथ ही साथ न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहां से आया, तो एक फॉर्मूला आप सबने और पढ़ रखा है फोर्स का, दैट इज IBL sin थीटा। तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। फोर्स होता है न्यूटन में, करंट एम्पियर में, लेंथ मीटर में। सो यहां से यूनिट बना न्यूटन पर एम्पियर मीटर। राइट, तो यूनिट आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अगर हम लोग बात कर लें सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है गॉस। राइट, तो एसआई में है टेस्ला और सीजीएस में है गॉस, और इन दोनों के बीच का रिलेशन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला जो है वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। अब आ जाइए इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ चलते हैं, दैट इज बायट-सिवर्ट्स लॉ। बायट-सिवर्ट्स लॉ पहली बात कब यूज होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एक वायर में आई करंट मान लो फ्लो हो रहा हो और इस वायर के बहुत छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे उसके आसपास मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये एक मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया। एलिमेंट का डायरेक्शन बेटा वही लेते हैं जो करंट का डायरेक्शन होता है। करंट ऊपर है तो एलिमेंट का डायरेक्शन भी मैं ऊपर ही मान रहा हूं। तो इसको मैंने बोला करंट एलिमेंट यानी आईडीएल वेक्टर। करंट का डायरेक्शन मैंने एलिमेंट को दे दिया है बेटा, इसीलिए डीएल वेक्टर में लिख पा रहा हूं, अदरवाइज लेंथ कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। अब इसके आसपास मान लो कोई पॉइंट यहां कहीं पर है पी पॉइंट, जो कि इससे आर डिस्टेंस पर है, और अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिख दूं तो एलिमेंट को उस पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर है आर वेक्टर।
राइट। तो ये आर वेक्टर है जो कि एलिमेंट के साथ बेटा कुछ मान लो थीटा एंगल यहां पर फॉर्म कर रहा है। तो मैं चाहता हूं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर, इसके आसपास के किसी एक पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तब इस कंडीशन में बायट-सवर्ट्स लॉ का यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, ये बायट-सवर्ट लॉ कब यूज करेंगे? जब एक बड़े से वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से आसपास में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, तभी आप इस लॉ का यूज कर रहे होंगे। ये लॉ कहता है कि भाई छोटा सा एलिमेंट है, इसलिए इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बहुत छोटी सी होगी, और उस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। उसी आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर को ही अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख दें, है ना, तो यही बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टाइम्स डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। बेटा जब ए क्रॉस बी करते हैं तो ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, यानी साइन थीटा का टर्म आता है। तो यहां पर ये जो साइन थीटा था, उस साइन थीटा को हटाने के लिए हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया है। तो बन गया आपका आई टाइम्स डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, राइट। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म है बायट-सवर्ट लॉ का। ये आपका सिंपल सा लॉ है। ये सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट होता है ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल उसी तरीके से यहां मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वी कैन राइट वैक्यूम। फ्री स्पेस या वैक्यूम में जब मैग्नेटिक फील्ड बेटा फ्लो कर रही होती है, तो उसको जो भी ऑब्स्टेकल होता है वही रिप्रेजेंट किया जाता है इस म्यू नॉट से। जैसे एप्सिलॉन नॉट था ना, वहां पे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, बिल्कुल वैसा ही टर्म है परमिएबिलिटी। ठीक, वो भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है। इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। यूनिट की बात अगर करें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर पर, देखो टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसको अगर मैं हटा दूं तो ये तुम्हारा बनेगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका बेटा यूनिट हो जाएगा। तो देखिए म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। दूसरे यूनिट के टर्म्स में भी ला सकते हो, वेबर पर एम्पियर मीटर, या फिर जो वहां लिखा है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वो भी सही है, राइट। तो वो यूनिट हो गया इसका। थीटा कौन सा एंगल है, ये बात ध्यान रखिएगा। थीटा होता है एलिमेंट और एलिमेंट को पॉइंट से जोड़ने वाली ये जो लाइन है, इनके बीच का एंगल होता है आपका थीटा। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि करंट की डायरेक्शन में होता है डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है ये थीटा, राइट। इस थीटा में बच्चे बड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं, तो आप सभी लोग, उम्मीद कर रहा हूं कि ध्यान से मेरी बात सुन रहे होंगे। थीटा को बेटा डायग्राम्स में हमेशा समझने की, ढूंढने की कोशिश करिएगा कि थीटा की वैल्यू क्या है। जब भी बायट-सवर्ट लॉ लगाना, ये थीटा को बहुत ध्यान से समझना कि क्या होगा ये थीटा, राइट। चलिए अब आगे की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल हमने लिया जिसमें भाई साहब करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इसके आसपास हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली पोजीशन हमने लिया इसकी एक्सियल पोजीशन पर, यानी इस रिंग के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट पी ले लिया जाए, तो उस पॉइंट पी पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक एक करके सारी चीज को समझिएगा। यहां पर इस लूप का जो रेडियस है वो a के बराबर है, और जो मैंने डिस्टेंस लिया है लूप के सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है। कई बार हम लोग इसको r भी ले लेते हैं, अगर r ले लोगे तो यहां भी r स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 2। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही टर्न है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई ए स्क्वायर, आई क्या है करंट, ए क्या है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर होता है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर यही पॉइंट आपका सेंटर पर हो जाए
कि सर सेंटर पे आखिर कितनी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, तो यही x बेटा 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहां 0 रख दिया जाए तो ये a स्क्वायर की पावर 3/2 बनेगा, यानी a क्यूब बन जाएगा। a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल होगा तो a आएगा, तो ये वैल्यू ओवरऑल आपकी मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। इससे दो फॉर्मूले हमारे आ गए। पहला फॉर्मूला क्या था कि भाई किसी भी रिंग की, ये जो मान लो कोई रिंग है या करंट कैरिंग कॉइल है, तो इस कॉइल के सेंटर पर आखिर उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और उसके सेंटर पर आखिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो ये दो चीजों का फॉर्मूला आपके पास आ गया है। दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब बात आई सर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आखिर उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बेटा डायरेक्शन निकालने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया रूल सिखाता हूं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। ठीक, इसको मैं हमेशा यूज करता हूं। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 कहता है कि थंब को करंट की डायरेक्शन में करो, फिंगर्स को, इन चारों फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ दिखाओ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इस पाम पर जो परपेंडिकुलर होगा, इस पाम पर जो परपेंडिकुलर होगा, वही परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, या इसके पहले वाले केस में पहले आपको सिखाता हूं, यहां पर अगर मैं कहूं पी पॉइंट पर जरा मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो, तो ये रहा मेरा राइट हैंड। चेक करो, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो गया, तो थंब ऊपर हो गया। फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पाम, तो बेटा पाम पर परपेंडिकुलर किधर आएगा, अंदर की तरफ, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर किधर की साइड हो जाएगी बेटा, इन साइड। और अगर अंदर की तरफ है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यही अगर पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में होता तो आप सोचो, इसकी वजह से यही मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होती, तो आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस से हम लोग इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को बेटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट। अब अगर यहां पर ये लूप हमारा है और इस लूप में मैं आपको बताऊं, अगर इस तरफ से देखने पर, इस तरफ से देखने पर इस लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, राइट। और अगर इधर से मैं देख रहा हूं, मान लो इस तरफ से मैं देख रहा हूं लूप को और उसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर की तरफ हो गया, राइट। ये इसका सिंपल सा तरीका है, राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो। तो फिलहाल अगर यहां पर ऐसा लूप है, ऐसा लूप रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लूप है, और इधर से देखने पर बेटा, इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाता है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका राइट साइड में है। ये बात सभी को ध्यान रहे, है ना। देखो इस लूप वाले डायग्राम में हमेशा कंफ्यूजन होता है। कारण क्या है, क्योंकि ये अभी तुम्हें 2D में बना के दिखाया गया है, बट एक्चुअलिटी में ये केस कैसा है बेटा, 3D है। तो ये लूप जो सर्कुलर लूप है वो ऐसा है, अज्यूम करो इस तरीके का लूप है। मेरे सामने ऐसा एक सर्कुलर लूप है बेटा, ठीक, उसकी एक्सिस पर पॉइंट है। तो उसका तरीका मैंने आपको सिखाया है कि देखो सर्कुलर लूप इधर से देखोगे और इधर से देखोगे तो डायरेक्शंस जस्ट अपोजिट आएंगी, राइट। इधर से देखने पे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का, तो इधर से देखने पर वही एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लियर है। तो इधर से देखोगे तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया और इधर से देखोगे डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि अवे फ्रॉम दिस लूप इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। फिलहाल मैं इस डायग्राम की थोड़ी सी क्लैरिटी कर रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैंने राइट साइड में दिखाया है, तो करंट यहां पर अंदर जा रहा है और उधर से बाहर आ रहा है। तो ये क्रॉस है करंट का डायरेक्शन, करंट अंदर जा रहा है और इस पॉइंट पर करंट आउटवर्ड्स आ रहा है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर मैंने करंट को बेटा कैसा माना है, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स करंट है। कई बार बच्चों से अगर मैं पूछता हूं कि बेटा इसमें बता दो जरा करंट कैसा है, तो जनरली बच्चे बताते हैं सर एंटी क्लॉकवाइज करंट है। नहीं बेटा, ये दिखाया गया है, 3D डायग्राम को 2D में कन्वर्ट करके लिखा गया है। यहां पर करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं। तुम खुद सोचो, अगर लूप ऐसा है तो तुम्हारी तरफ से देखने पर तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखाई पड़ेगा। वो मैं इधर से अगर देखूंगा तो दिखेगा कि सर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। या फिर अगर मैं इधर से देखूंगा तो दिखाई पड़ेगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है।
क्लियर है बेटा? सामने से देखने पर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर लूप अगर ऐसा रखा है तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि क्लॉकवाइज करंट है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इधर से देखकर, फ्रंट व्यू से देखकर हम नहीं बता सकते क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ध्यान दीजिएगा। ये आउटवर्ड्स करंट मैंने माना है और इधर की तरफ मैंने इनवर्ड्स करंट को माना है, राइट? इनवर्ड्स करंट। जब ऐसा होगा तब मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में हो जाएगी। क्लियर? तो थोड़ी सी इस चीज की प्रैक्टिस बनती है, जरूर बेटा सब लोग करना, मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। नेक्स्ट केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। किसी भी सर्कुलर कॉइल का अगर मैं एक आर्क ले लूं और उस आर्क की वजह से मैं आपसे कहूं भैया मैग्नेटिक फील्ड बता दो, ठीक है? जैसे ये आर्क है और आपसे कहा जाए इस आर्क के सेंटर पर जरा मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये सेंटर है, इस आर्क में आई करंट फ्लो हो रहा है। लेट अस सपोज इस आर्क का जो एंगल है वो कुछ अल्फा मानने की बजाय मैं थीटा मान ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक? तो इतने से पार्ट की वजह से अगर सेंटर पर कभी मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए क्या है? इसका रेडियस है, मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई थीटा। सेम फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई थीटा। इस तरीके का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हमको भी यहां पाई अपॉन 3 रखना है। अगर ये एंगल 120 है तो 2 पाई अपॉन 3 रखना है, राइट? तो उस तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस में और फिर उठाकर यहां पर एंगल की वैल्यू सिंपली रख देंगे। क्लियर है बेटा? रही बात डायरेक्शन की, अगर करंट ऐसा है, इसकी वजह से यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो खुद देख लो राइट हैंड रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा भाई? इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इनवर्ड्स, दैट इज द डायरेक्शन, राइट? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, इस पार्ट की वजह से। अब आ जाते हैं, अगर एक फाइनाइट लेंथ का वायर हो सर तब क्या होगा? तो बेटा अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है, मान लो ये एक AB वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ और इसके आसपास कोई पॉइंट P ले लिया गया और आपसे कहा गया जरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो। तो बायट-सेवर्ट लॉ को यूज करके हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिराइव करते हैं। फिलहाल वो वैल्यू हमारी आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सारा खेल है इस फाई 1 और फाई 2 एंगल में। बेटा ध्यान से समझिएगा, फाई 1 और फाई 2 एंगल क्या है? सबसे पहली चीज जो आपको गिवन होगी वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पता है, यानी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आपको पता होगी। दूसरी बात, उस पॉइंट से एक्सट्रीम एंड ए और एक्सट्रीम एंड बी को जब आप मिलाएंगे तो आपको फाई 1 और फाई 2 एंगल मिल जाएगा। ये रहा फाई 1 और ये रहा फाई 2, ये एज इट इज यहां पर उठा के रखा जाएगा, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये मान लो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में लेट अस सपोज आई करंट एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मान लो आई करंट बेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो आपसे कहेंगे कि इस स्क्वायर के सेंटर पर भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो। अब बेटा कैसे आएगा जरा सोचो, अगर मैं इस स्क्वायर का नाम रख दूं A B C D, तो इस स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, चारों बराबर हैं, ऑब्वियस है, ठीक है? इस AB की वजह से अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो आउटवर्ड्स आएगा, इसकी वजह से भी देखोगे आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड और इसकी वजह से भी आउटवर्ड। चारों साइड्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली बेटा वो आउटवर्ड्स आने वाली है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये फाइनाइट लेंथ के वायर्स हैं। खुद सोचो, 4 वायर्स हैं हमारे पास, चारों फाइनाइट लेंथ के हैं, चारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर ऐसा है तो किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसके सेंटर O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो दैट विल बी 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर। तो AB की वजह से निकालेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात यह है कि सर ठीक है AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आकर कितना होगा, तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। आर क्या है ध्यान दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कितना होगा? अगर स्क्वायर का साइड हमें A गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये डिस्टेंस हमारा आधा हो जाएगा, यानी कि दिस डिस्टेंस इज A बाई 2, राइट?
उसके बाद ब्रैकेट में होता है sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब खेल यह है कि सर phi 1 phi 2 क्या है, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, phi 1 phi 2 निकालने के लिए इस वाले पॉइंट को जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको दोनों एक्सट्रीम एंड से मिलाना पड़ता है, इधर से मिलाओ और इधर से मिलाओ। ये वाला एंगल phi 1 है और ये वाला एंगल तुम्हारा phi 2 है, तो खुद ही देख लो, क्योंकि स्क्वायर है तो ये डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे कट करेगा, तो 45 ये हो गया और 45 बेटा ये भी हो गया। अब यहां पे बस हमें क्या रखना है, sin 45 प्लस sin 45। sin 45 तुम्हारा 1/√2 होता है, तो वो जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको ऐड कर लूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/√2 प्लस 1/√2 करेंगे 2/√2 आ जाएगा, यानी √2 आएगा। तो अल्टीमेटली सॉल्व होकर हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर के लिए, ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्क्वायर तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, राइट। अब बात आई सर अगर यही वायर बहुत बड़ा सा हो जाए सर तो क्या होगा, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो जाए, इधर भी बहुत लंबा है नीचे भी बहुत लंबा है, तो बेटा ये phi 1 और phi 2 ये दोनों एंगल्स आपके 90-90 हो जाएंगे, राइट। दोनों एंगल्स अगर मैं 90 ले लूंगा तो sin 90 प्लस sin 90 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इस 4 पाई को कैंसिल करेगा, 2 पाई बना देगा। तो किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आसपास कितनी होती है, μ0/2 पाई I/r। कितनी वैल्यू है, μ0/2 पाई I/r। जब अभी हम लोगों ने पीछे लूप की वजह से निकाला था उसमें था μ0/2 I/r। यहां पर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसकी वजह से कितना होता है, μ0/2 पाई I/r। इसमें पाई होता है उसमें नहीं होता है, राइट। और अगर आपसे कहा जाए कि भाई केवल एक ही तरफ लेंथ इनफाइनाइट है, एक ही तरफ इनफाइनाइट है और इधर की तरफ हमारा पॉइंट है, यहां कहीं पर, यहां कहीं पॉइंट है, मतलब एक एंड पर अगर पॉइंट हो और दूसरा एंड इन्फिनिटी पर हो, यानी अभी भी वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो गई। लेकिन ऐसे केसेस में केवल phi 1 90 होगा जबकि phi 2 तुम्हारा 0 हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट हमने ऊपर ले लिया तो इस बार phi 1 0 हो जाएगा और phi 2 90 हो जाएगा, यानी दो में से एक एंगल 90 होगा, दूसरा एंगल 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यही मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आधी निकल करके आएगी, क्योंकि sin 90 प्लस sin 0, sin 90 1 होता है, sin 0 0 हो जाता है, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी कि μ0/4 पाई I/r। तो ये वैल्यू है। तो हमने आपको देखो क्या क्या केस समझा दिया, इस बात को समझना। अगर एक बहुत बड़ा सा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और उस वायर के एक एंड पर पॉइंट P है जो कि इससे r डिस्टेंस पर है बेटा, यहां पर अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक एंड पर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई I/r। एकदम सिंपल, करंट का कोई डायरेक्शन हो जाएगा, I करंट, राइट। और अगर सीन ऐसा है भैया, ये वायर है, नीचे भी लेंथ बहुत बड़ी है इनफाइनाइट तक, ऊपर भी उसकी लेंथ बहुत बड़ी है इनफाइनाइट तक, अब कोई पॉइंट यहां कहीं पर है P पॉइंट और R डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट मान लो, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो R है। यहां पर अगर वैल्यू आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो अब वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आएगी, μ0/2 पाई I/r। तो आई होप आपको दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझ में आया होगा। यहां पर जो पॉइंट है वो एक किनारे है, यहां पर जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट लेंथ वायर के कहीं बीच में कहीं पॉइंट है, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले बेटा होते हैं, दोनों अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। तो इस स्लाइड में आपके पास देखो ओवरऑल 3 फॉर्मूले की बात कर दी गई है, इसी फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले निकल करके हमारे आ गए हैं। नेक्स्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो इसके पहले जो बायट-सेवर्ट लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, उसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीखा था सबसे पहले कूलम्स लॉ से, बिल्कुल वैसे ही यहां पर बायट-सेवर्ट लॉ सिखाया गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को गॉस लॉ सिखाया गया था, तो यहां पर गॉस लॉ की जगह पर होता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जैसे वहां गॉसियन सरफेस, वैसे यहां पे एम्पीरियन लूप होता है। तो हमसे यह कहा जाता है कि अगर कोई एक वायर है, मान लो इस वायर में I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के आसपास हम लोग एक एम्पीरियन लूप मान लेंगे। इस एम्पीरियन लूप का काम होता है इस वायर को एनक्लोज करना, राइट, दिस इज एम्पीरियन लूप। तो ये जो वायर होगा वो इससे, इसके थ्रू एनसर्कल होगा, ये लूप इसको कवर कर रहा होगा, इस लूप के अंदर से ये वायर होकर के जा रहा होगा। अब इस लूप के लिए अगर हम लोग अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, तो वैल्यू मिलेगी लाइन इंटीग्रल ऑफ द
magnetic field along the closed loop, that is equal to mu naught times I. So integral B dot dl is equal to mu naught times I. जैसे वहां 1 upon epsilon naught times q in होता है, बिल्कुल वैसे यहां पर mu naught times I होता है, राइट? अब जरा पढ़ो, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B along closed path, यानी closed loop जिसको एम्पीरियन लूप हम बोल रहे हैं, is equal to mu naught times the net current passing through that closed loop. इस लूप से पास होने वाला नेट करंट, फिलहाल अभी केवल आई करंट फ्लो हो रहा है तो हम भी mu naught I रखेंगे, लेकिन अगर सोचो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाता, I1 करंट ऊपर जा रहा है, ठीक, मान लो ये दूसरा वायर है, I2 इसमें नीचे है, ये तीसरा वायर है जिसमें I3 फिर से ऊपर है, ठीक है, ये वाला भी कोई वायर है जिसमें मान लो I4 है जो कि ऊपर की तरफ है। अब यहां पर फिर से हमने क्या किया, हमने एक एम्पीरियन लूप लिया। सो लेट अस सपोज ये हमारा एम्पीरियन लूप है। इस लूप के लिए अगर मैं अप्लाई करूंगा, राइट, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो वो लिखा जाएगा इंटीग्रल B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl is equal to mu naught times I1 plus I3 माइनस I2। सबसे पहली बात, सिर्फ उस करंट को कंसीडर करेंगे जो उस एम्पीरियन लूप के अंदर होगा। जैसे गॉसियन सरफेस होता था, याद करो, जो चार्ज अंदर है केवल उसी चार्ज को लेते थे, बिल्कुल वैसे ही जो करंट अंदर होगा, जो वायर अंदर होगा लूप के, उसी को लेंगे। I4 वाले वायर से हमें कोई मतलब यहां पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को मान लिया कि ये करंट अंदर जा रहा है, तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो गया, करंट बाहर आ रहा है, राइट? तो I1 और I3 को अगर पॉजिटिव माना है तो I2 को हम लोग निगेटिव मान लेंगे। इस तरीके से बेटा इस लॉ को अप्लाई किया जाता है। जैसे वहां पर गॉस लॉ था, उसी गॉस लॉ का काम करता है यहां पर एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यह भी एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का। तो किसी भी सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं वो उसी एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू ही निकाल रहे होते हैं। अब अगर हमसे कहा जाए कोई सोलेनॉइड, तो सबसे पहली बात, सर सोलेनॉइड होता क्या है? बेटा सोलेनॉइड एक समझ लो एक तरीके का आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, जिसमें एक चाइना क्ले या कार्डबोर्ड का हम लोग एक सिलेंडर बनाएंगे, उसके ऊपर तार को लपेट देंगे यानी कि कॉइलिंग कर देंगे, और इस वायर में हम करंट फ्लो कराएंगे। जैसे ही करंट फ्लो कराओगे, करंट यहां पर बार बार ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक। करंट जब बार बार घूमता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इस सोलेनॉइड के अंदर आपको एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा देखने को मिल जाती है, राइट। तो अभी मैं आपसे सबसे पहले केस में मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये सोलेनॉइड हमारा फाइनाइट लेंथ का है, ध्यान रहे सोलेनॉइड हमारा फिक्स लेंथ का है। लेंथ अगर आपको सोलेनॉइड की दे दी जाए, वैसे बोर्ड्स के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि भैया ये सोलेनॉइड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, अगर लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का किसी पॉइंट P पर। तो देख लो उसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जहां पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फॉर्मूला बेटा चेक करो, म्यू नॉट बाई 2 Ni टाइम्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहां पर ध्यान रहे ये स्मॉल n क्या होता है, दिस स्मॉल n मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में होने वाले नंबर ऑफ टर्न्स हैं स्मॉल n। इसी स्मॉल n को हम कैपिटल N बाई L भी लिख सकते हैं। स्मॉल n का मतलब कैपिटल N बाई L, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड, राइट। तो अगर फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है तो देखो म्यू नॉट Ni बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आप कहेंगे सर थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? तो बेटा थीटा 1 आपका देखो एक्सट्रीम एंड को पॉइंट से मिलाया, ठीक है, ये वाला एंगल आपका थीटा 1 है एक्सिस के साथ, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम एंड से जब मिला देंगे तो ये वाला जो एंगल है हमारा पूरा एंगल, राइट, सो दैट एंगल इज थीटा 2। तो सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेंगे, ये वाला जो पूरा एंगल है बेटा वो थीटा 2 है, और ये वाला जो एंगल है हमारा वो थीटा 1 है। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 हमने कहां से बनाया? वो हमने उस सोलेनॉइड की एक्सिस से बनाया, एक ही तरफ से बनाया। ये गलती मत करना इधर से थीटा 1 इधर से थीटा 2, ना 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 ना, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एक ही तरफ से बनाया गया है, राइट। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला हमारा होता है म्यू नॉट Ni बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यही लेंथ अगर इनफाइनाइट हो जाए तो आप खुद सोच लो, थीटा 1 आपका 0 हो जाएगा और थीटा 2 आपका 180 हो जाएगा।
अगर यही लेंथ इनफाइनाइट हो गई तो मैं लिख रहा हूं फॉर इनफाइनाइट लेंथ θ1 विल बिकम 0 डिग्री एंड θ2 विल बिकम 180 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, माइनस cos 180 -1 होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी इनसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट लेंथ हो गई सोलेनॉइड की, तो अब उसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है μ0 के बराबर। ये आपके सिलेबस में है, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीयूईटी जैसे एग्जाम में आपसे इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्लियर है? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसी पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग ने इनफाइनाइट लेंथ का कोई सोलेनॉइड लिया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ये सोलेनॉइड है और हम लोगों ने मान लो क्लॉक फेस रूल हमें पता है, नीचे यहां लिखा हुआ है देखो, क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि अगर किसी एक एंड से देखने पर करंट हमारा क्लॉकवाइज हो तो वो एंड साउथ पोल होता है, और अगर वही करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो नॉर्थ पोल होता है। तो मान लो इस सोलेनॉइड में मैंने इधर से देखा, इधर से देखने पर अगर करंट हमें क्लॉकवाइज दिखाई पड़ा तो बेटा ये हमारा साउथ पोल हो गया, और इधर से साउथ है भाई साहब तो इधर से ऑब्वियस है फिर वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, लाइक दिस, राइट। ये साउथ पोल वो नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी बेटा साउथ पे आएंगी, और सोलेनॉइड के अंदर मैं आपको बताऊं साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही होंगी। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो। सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कैसी है, ये पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, दैट इज μ0 और अगर हम लोग सोलेनॉइड के किसी एक एंड पर चेक कर लें, यहां पर चेक कर लें या यहां पर चेक कर लें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, राइट, तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप यहां पर देखोगे तो एक एंगल 90 हो जाएगा। अगर इस वाले एंड पर मान लो इधर वाले एंड पर मेरे को चेक करना है तो ये θ1 तुम्हारा कितना होगा भैया, θ1 हमारा 90 हो जाएगा, जबकि θ2 हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। और जैसे ही हम उठा करके वैल्यूज रखेंगे तो अब ये हमारा कितना निकल करके आएगा, μ0 n के बराबर, ठीक है। तो अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो तो उसके एक्सिस पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कितनी होती है, μ0 n के बराबर, और एंड्स पर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, μ0 n(I)/2 के बराबर होती है, राइट। पोलरिटी को निकालने के लिए हमारे पास एम्पियर्स राइट हैंड रूल भी होता है और ये क्लॉक फेस रूल भी होता है, जिसमें क्लॉक फेस रूल ज्यादा अच्छा है। जिस एंड से देखने पर करंट क्लॉकवाइज लगे वो साउथ पोल है और दूसरा वाला हमारा नॉर्थ पोल है, यही है बेटा क्लॉक फेस रूल। अब आ जाइए, आपको मैं बात करता हूं टोरॉइड की। ये जो यहां डायग्राम बना हुआ है ये टोरॉइड कहलाता है, या इसी को टोरॉइडल सोलेनॉइड भी कहा जाता है, यानी कि जो सोलेनॉइड अभी सिलेंडर के शेप का था उसी सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड को अगर ऐसे घुमा करके एक इस तरीके का क्लोज्ड रीजन क्रिएट कर दिया जाए, मतलब ये समझ लो एक पाइप है ना, और उस पाइप को हमने ऐसे ऐसे घुमा करके बस सटा दिया यानी चिपका दिया है। अब यहां पर इस पाइप के अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलेगी, यहां 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 अंदर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0 n के बराबर, जबकि इस वाले रीजन में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी 0 है, ठीक। आउटर वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी 0 है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगी, इसके अंदर वाले इस रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, वही μ0 n के बराबर, क्योंकि है तो ये वही वाला सोलेनॉइड, राइट। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 n के बराबर है तो आखिर ये n क्या है, ये n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कैपिटल N हो गए, लेकिन लेंथ कितनी है, इस बार लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर है, और वो लेंथ हमारी हो जाती है n/2πrm, राइट। कहेंगे सर ये rm क्या है, rm का मतलब है बेटा मीन रेडियस, या इसी को हम लोग एवरेज रेडियस भी कह सकते हैं। अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस गिवन हो, मान लो इंटरनल रेडियस है r1, एक्सटर्नल है r2, तो ऐसे केसेस में एवरेज कितना हो जाएगा, r1 + r2/2 के बराबर,
राइट और अगर केवल एक ही रेडियस दे दिया जाए, इसका मतलब आपको ऑलरेडी एवरेज रेडियस गिवन है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको टोरॉइड के केस में मिलने वाली है B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन 2 पाई R I, राइट। ये फॉर्मूला बेटा मिलेगा, ध्यान रहे इस फॉर्मूले में R जो है वो एवरेज रेडियस होता है। क्लियर है, ये हमारा टोरॉइड कहलाएगा। अब अगला है सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, यानी कि देखो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बेटा, इसलिए इसके आने के चांस रहते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ये केस गिवन है, इसीलिए मैंने इसको एज अ फॉर्मूला आप लोग को दे दिया है कि आपके दिमाग से ये मिस नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये एनसीईआरटी में एक आपको क्वेश्चन के रूप में गिवन है कि ये एक मान लो वायर है और इस वायर में सिलिंड्रिकल वायर है, कंडक्टर मान लो या वायर मान लो, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। इस पूरे वायर में हम लोगों ने कितना करंट भेज दिया है, आई करंट भेजा है। और यहां से आपको बोल रहे हैं कि इसकी जो टोटल रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है। दिस कैपिटल आर इज इट्स रेडियस। अब हमें इसके बाहर कोई पॉइंट है, यहां कहीं पे भैया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वायर की सरफेस पे निकालना है, इंटरनल पॉइंट पे निकालना है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को देखना है, ठीक है। ये इसका इस तरीके से लेटरल व्यू है। और फ्रंट से जब देखोगे, क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर आप देखना चाहते हो, तो इधर से क्रॉस सेक्शन पे देखने पे देखो ये सेंटर है, तो ये दिखाया गया आपको सेंटर, राइट। ये बाहर का पॉइंट था, तो ये देखो 1 पॉइंट बाहर का है, 2 पॉइंट सरफेस का है, 3 पॉइंट इंटरनल है और ये 4 वाला जो पॉइंट है वो एकदम सेंटर का पॉइंट है। क्लियर है। अब आ जाओ यहां पर, अगर आप इसके बाहर कोई पॉइंट है जिसकी उसकी एक्सिस से डिस्टेंस है स्मॉल आर के बराबर, एक्सिस से डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है, वहां पर बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ध्यान रहे आउटर पॉइंट पर यहां कहीं पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, वो आर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला देखो, अगर सरफेस पर पॉइंट हो, सीधा यहां पर हो, तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, यही मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। इस पर बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधे इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस के एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी, दोनों में, और सीयूटी में भी आ सकता है, इसलिए ठीक है। अब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर देखो, यानी कि इंटरनल पॉइंट पे, यहां कहीं पे अगर हम लोग देख लेंगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, इंटरनल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल वाले इस पॉइंट की एक्सिस से दूरी, ये स्मॉल आर है, और कैपिटल आर क्या है, इस पूरे सिलेंडर का रेडियस, राइट। तो ध्यान रहे यहां पर इंटरनल वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे प्यारे बच्चों दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, राइट। और बेटा एक्सिस पर अगर देखोगे तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाने वाली है। ग्राफ आप बनाओगे तो इंटरनल वाले पॉइंट्स पर देखो बी प्रोपोर्शनल टू आर है, तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गई है और ये पॉइंट हमारा सरफेस वाला पॉइंट है, और सरफेस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई कैपिटल आर। इसके बाद लगातार मैग्नेटिक फील्ड हमारी घटती जा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आउटर वाले पॉइंट्स के लिए, राइट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है, उधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आई होप ग्राफ भी समझ में आया होगा, ये डायग्राम भी समझ में आया होगा। और मैं आपको बताऊं ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये होता किसके थ्रू है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू ही हम लोग इस चीज को डिराइव कर रहे होते हैं। एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, हो सकता है आपको ये मिल जाए एग्जाम में। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स के कॉन्सेप्ट में आए, देखो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया गया, तो सबसे पहले आपको बायट-सेवर्ट लॉ मैंने सिखाया, फिर मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ सिखाया, राइट। अब हम लोग आ गए हैं फोर्स की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का एक ही कॉन्सेप्ट है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है भाई साहब तो फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्यू ही होती है। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। लेकिन मैग्नेटिज्म में फोर्स के 2 कॉन्सेप्ट हैं। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है और मोशन में है तो बेटा इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू होती है Q टाइम्स V क्रॉस B, या इसी को QVB साइन थीटा भी कहा जाता है। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करिए सच दैट 4 फिंगर, यानी पहला वाला फिंगर जो है दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन एक्सटेंडेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स,
राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स फादर, मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम मदर, और करंट को चाइल्ड, तो फादर मदर चाइल्ड, इस तरीके से भी बच्चे याद कर लेते हैं। तो आपके ऊपर है, जैसे भी याद करना हो याद करो। कुल मिला के खेल ये है कि ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग साहब के लेफ्ट हैंड रूल का यूज हम लोग करते हैं। दूसरी बात, क्रॉस प्रोडक्ट बेटा जब भी किया जाता है ना, तो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो वी वेक्टर और बी वेक्टर वाला जो प्लेन है उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमें देखने को मिलेगा, राइट। अगर यही वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो थीटा 0 होगा, साइन 0 0 होता है, तो बेटा वहां पर फोर्स भी हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसे में फोर्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि थीटा 90 होगा, साइन 91 होता है, और फोर्स की वैल्यू QVB के बराबर हो जाएगी। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश आपको किया, मैंने आपको यह बताया कि अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में आपने किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को मान लो इसी डायरेक्शन में भेज दिया, तो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लो सेम डायरेक्शन में बेटा, इसलिए फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पर इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन में v वेलोसिटी से चलता चला जाएगा, कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन इसी चार्ज को अगर आप इधर से भेज दो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस बार देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो एंगल 90 हो गया, ऐसे में इसके ऊपर बेटा फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग साहब के लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी देख लो, पहली फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर जा रहा है, तो करंट भी हम ऊपर मान सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो चेक कर लो, मिडिल फिंगर ऊपर हो गया करंट की डायरेक्शन में या पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। नाउ थंब इज गोइंग इनवर्ड्स, तो इस पर जो फोर्स लगेगा भाई साहब वो अंदर की तरफ लग रहा होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है, राइट। अब लॉरेंज फोर्स की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हो एक साथ, तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, ठीक है। उस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, दैट इज Q टाइम्स E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, यही लॉरेंज फोर्स है। लॉरेंज फोर्स मतलब जहां कोई ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और चार्ज उस रीजन में अगर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर बेटा दोनों फोर्सेस लगेंगे, QE भी लगेगा और V क्रॉस B भी लग रहा होगा। अब आ जाओ पाथ की बात करते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भेजोगे, अभी मैंने बताया था, तो फोर्स नहीं लगता है, ठीक। अगर फोर्स नहीं लगेगा भाई, फोर्स की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी भाई साहब, तो वहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो फोर्स 0 सिंपली मींस एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मींस वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। सो दैट चार्ज पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन वही वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तो फोर्स मैक्सिमम होता है, और ऐसे में चार्ज जो पार्टिकल है उसका जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाता है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों mb अपॉन QB। यानी ये ऐसी वाली बात हो गई कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, इस तरीके की अंदर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड में अज्यूम करूं, और इनवर्ड्स वाली इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इधर की तरफ मूव कर रहा था, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल राइट साइड में जा रहा था, तो जरा लगाओ फ्लेमिंग साहब का रूल। मैग्नेटिक फील्ड भैया अंदर है, चार्ज राइट में जा रहा है पॉजिटिव, तो करंट भी राइट में मान सकते हैं। थंब चेक कर लो मेरा अपवर्ड है, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा होगा बेटा वो अपवर्ड लग रहा होगा। और ध्यान से अगर देखो तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये खड़ाक से तुरंत ये सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल घूम जाएगा। अगर सर्कुलर मोशन है भाई साहब तो रेडियस होगा, रेडियस की वैल्यू mb अपॉन QB होती है, राइट। फिर इसके बाद की बात कर लें तो mb मोमेंटम भी होता है, और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मोमेंटम जो होता है P दैट इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक फॉर्मूला है, रिलेशन है, अगर मैं उसको यूज कर लूं तो यही रेडियस बन जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB, ठीक। वही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में भी हो सकता है, तो √2m QV अपॉन QB। तो यहां से आप देख सकते हैं फॉर्मूला आपका मैनिपुलेट होके कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/b √2mv अपॉन Q के बराबर।
राइट। लेकिन मुझे नहीं लगता इतने फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत है, मैंने दे दिया कि आपके दिमाग में आ जाए कि ये भी पॉसिबिलिटी है ना। देखो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे दे दे, भाई 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी है तो हम सीधे उठा के रखेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक। लेकिन अगर सीधे नहीं देगा, हो सकता है मोमेंटम दे दे, तो मोमेंटम को हम कन्वर्ट कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मोमेंटम √2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, उसको रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास कर दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला QV भी होता है। Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से पास करोगे तो उतने QV के बराबर उसके पास एनर्जी आ जाएगी, यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी आ जाएगी। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है 2πm/QB। ये टाइम पीरियड ना तो रेडियस पर डिपेंडेंट है, ना ही ये स्पीड पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ना तो R है ना तो V इसके फॉर्मूले में आता है। अब नेक्स्ट केस है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी जनरल एंगल पर फेंका गया है, सर तब क्या होगा। तो जरा देखो, मैं आपको यहां पे डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं। मान लो ये हमारा x डायरेक्शन है, ये हमारा y डायरेक्शन है, और इधर कहीं पर हमारा z डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा x डायरेक्शन में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं एज शोन इन दिस डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपको देखो यहां बना के दिखा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने अज्यूम करो राइट साइड में मान लिया है, और कोई चार्ज पार्टिकल मैंने इसके सेंटर पर यहां पे रखा, और ये चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है भैया v के बराबर है, जो कि कुछ थीटा एंगल मान लो बना रही है। अगर इस तरीके से कोई चार्ज पार्टिकल ऑब्लिगली एंटर करता है, यानी कि एंगल ना तो 0 है ना 180 है ना ही एंगल 90 है, स्टैंडर्ड कोई एंगल नहीं है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, कोई ऐसा जनरल एंगल अगर होगा तो इस पार्टिकल का जो मोशन है मेरे प्यारे बच्चों वो इस तरीके का हेलिकल पाथ होता है। इस पाथ को हेलिकल पाथ या हेलिक्स भी कहा जाता है, राइट। सो दिस पाथ इज हेलिकल और वी कैन राइट इट एज हेलिक्स, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल भाई किसी जनरल एंगल पर एंटर करेगा तो उसका पाथ हेलिकल या हेलिक्स कहलाता है। अब यहां पर टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं कि भाई एक रोटेशन होने में कितना टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला है mv sin θ/QB। टाइम पीरियड वही है 2πm/QB, क्योंकि ये रेडियस और स्पीड पे डिपेंडेंट ही नहीं होता है। एक नई चीज बेटा यहां पर आ जाती है पिच। पिच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बेटा पिच कहलाता है, कि एक बार भाई चार्ज ने यहां से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगाने में चार्ज कुछ आगे पहुंच गया है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो चार्ज आगे बढ़ गया है, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज पिच। पिच की वैल्यू होती है 2πmv cos θ/QB के बराबर। तो ध्यान रहे v पैरेलल क्या है, वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट है ना, और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वेलोसिटी का कंपोनेंट, और v परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर वाला यानी v sin θ। क्योंकि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यहां पर हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो एक कंपोनेंट भैया ये हो गया v cos θ, और एक कंपोनेंट बेटा ये हो गया v sin θ। ये जो v cos θ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये केस नंबर 1 है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन इसको प्रोवाइड कराता है, जबकि v sin θ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये सर्कुलर मोशन इसको प्रोवाइड करता है, यानी कि इसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जैसा स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग ऐसे आगे की तरफ भी बढ़ता है और सर्कुलर भी होता है, कुछ इस तरह का मोशन मेरे प्यारे बच्चों आपको इस चार्ज पार्टिकल का देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये हेलिक्स कहलाता है या हेलिकल पाथ कहलाता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर सर्किट के बारे में। तो वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर के बारे में देखो, मैं डायग्राम पहले तुम्हें समझा दूं, ठीक है। यहां पर बेटा एक ऐसा रीजन हमने कंसीडर किया जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है, एज शोन इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी सेम रीजन में हम कोशिश करेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाने का तरीका है, एक प्लेट ये ले आओ, एक प्लेट ये ले आओ। इस वाली प्लेट पर अगर हम लोग पॉजिटिव इंड्यूस करा दें या ले आए किसी भी तरीके से, और इस वाले प्लेट पर बेटा निगेटिव अगर ले आएंगे, तो यहां पर खुद सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। यहां पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्रॉस है, यानी कि अंदर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पहली बात आपस में परपेंडिकुलर हो गई। अब यहां पर अगर मैं ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं भेजूं,
यहां पे मान लो हमारे पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं अब इस रीजन में भेज रहा हूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे बेटा जो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो डिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, वो एकदम सीधे सीधे मूव करते चले जाएंगे। कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर क्यों तीन तीन डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स पर दो दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो भैया फोर्स लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो लग रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव की तरफ, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मोशन में है, तो बोलो फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा। डायरेक्शन चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अगर इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है तो करंट लेफ्ट में मानेंगे। तो आप चेक कर लो थंब किधर होगा, डाउनवर्ड्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा नीचे की तरफ हो जाएगा। दो दो फोर्सेस हैं। अब अनडिफ्लेक्टेड वाले वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जहां पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में बराबर है, ठीक। और ऊपर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जहां पर मैग्नेटिक फोर्स कम था, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा था, और नीचे जाने वाले वो हैं जहां पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा था और इलेक्ट्रिक फोर्स कम था, राइट। लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो अब इसमें आ गया क्योंकि ये अनडिफ्लेक्टेड है भाई साहब। अगर ये अनडिफ्लेक्टेड है प्यारे बच्चों तो यहीं पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा EVB हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, विच इज इक्वल टू E कैपिटल E। E से E कैंसिल हो जाएगा और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो सेम चीज को यहां पे लिखा गया है QE बराबर QVB, यानी कोई भी जनरल चार्ज अगर हम भेजें तो QE और QVB आपस में बराबर होगा, Q कैंसिल हो गया, V की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर सर्किट। आपको यहां पे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए और आपसे कहा गया भाई वो इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा दो जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या किया, एक ऐसा रीजन क्रिएट किया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 20 है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 20 है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेशियो कितना है 20, राइट। अगर ये रेशियो 20 है तो स्पीड की वैल्यू भी 20 आएगी। तो आपने सिंपल क्या किया, एक रीजन क्रिएट किया जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 20 है, यानी कि हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड 400 यूनिट का हो, मैग्नेटिक फील्ड 20 यूनिट का हो, तो रेशियो 20 हो जाएगा। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 यूनिट का हो, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड केवल 1 यूनिट का हो, तो भी रेशियो 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसको हम अपने हिसाब से सेट करेंगे और बस इन इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फ्लो करा देंगे। जैसे ही फ्लो करवाएंगे बस कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एकदम सीधे जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड, वही है हमारे 20 मीटर पर सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए इसका नाम है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर सर्किट। बेटा पूछा जाता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कंडक्टर है भैया उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो यार देखो मैग्नेटिज्म में फोर्स के मैंने पहले ही बोले थे दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा QEB sin थीटा, और अगर कोई चार्ज मोशन में है तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भाई वहां करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर बेटा फोर्स होता है ILB sin थीटा। तो उसी को वेक्टर के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, I टाइम्स L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बाकी डायरेक्शन वही फ्लेमिंग साहब के लेफ्ट हैंड रूल से ही हम लोग निकालने वाले हैं, राइट। अगर एंगल थीटा 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमारी राइट साइड में है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने करंट कैरिंग वायर रखा जिसमें करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब जरा चेक करो, करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 हो गया। अगर एंगल 0 है तो इस वायर पर जो फोर्स होगा दैट विल बी ILB sin 0, और साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, इसलिए फोर्स की वैल्यू यहां 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस वायर पर कोई फोर्स लगने वाला भाई साहब यहां पर नहीं है, राइट। ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यही थीटा अगर आपका 90 हो जाएगा तो यही फोर्स बेटा मैक्सिमम हो जाएगा, दैट मैक्सिमम फोर्स इज ILB। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है।
ठीक, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, अब इनके बीच का फोर्स भाई साहब क्या होगा। तो एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है तो ऐसे में बेटा ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वाले वायर पर फोर्स लगेगा राइट साइड में और राइट वाले वायर पे फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में। यानी कि अगर करंट का डायरेक्शन चेक कर लो, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स। फोर्स की वैल्यू देखो क्या आती है, दैट इज F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई आर। तो ये क्या है बेटा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर है। अगर इस वायर पर लगने वाला फोर्स F है और इस वायर की लेंथ मैंने कुछ L के बराबर मान रखी है तो ये F बाई एल की वैल्यू है, राइट। F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई आर। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इस फॉर्मूले से ही एम्पियर की डेफिनेशन निकल करके आती है। 1 एम्पियर क्या होता है वो इसी फॉर्मूले के थ्रू बेटा डिफाइन किया गया था। फिलहाल अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, देखो इसमें करंट ऊपर है, इसमें करंट नीचे, तो ऐसे में दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। लेफ्ट वाले वायर पर फोर्स लेफ्ट में लगेगा, राइट वाले वायर पर फोर्स राइट में लगेगा, दोनों रिपेल कर रहे हैं, जबकि इधर वाले में दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे जब सेम डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया था। अब अगर यहां पर आपसे कहा जाए कि भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो आखिर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बेटा। अगर I1 I2 आपस में बराबर हो जाए, इफ I1 इज इक्वल टू I2, लेट अस सपोज आपस में बराबर है, और लेंथ की वैल्यू, लेंथ ऑफ दिस वायर इज ऑल्सो 1, लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 यूनिट या 1 मीटर हम लोग अज्यूम कर लें, ठीक है। और ऐसे दोनों वायर्स में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स आ रहा है, अगर वो फोर्स 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के बराबर आ रहा हो और इन वायर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है जिसको R बोल रहे हैं, वो डिस्टेंस R भी हमारा 1 मीटर है, R इज ऑल्सो 1 मीटर। तो जरा इस फॉर्मूले को चेक करो, फोर्स की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -7, तो मैं लिख रहा हूं फोर्स है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के बराबर, ठीक। लेंथ कितनी थी बेटा, 1 मीटर के बराबर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 2 इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 आपस में बराबर था, I के बराबर था, तो उसको मैं I स्क्वायर लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई R। R की वैल्यू भी मैंने 1 मान रखी है, तो आप चेक कर लो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक। I स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, यानी करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। यानी कि दो पैरेलल वायर्स ले लो, दोनों का लेंथ 1 मीटर ले लो, उनके बीच का सेपरेशन भी 1 मीटर के बराबर कर दो, ठीक। दोनों में सेम डायरेक्शन में इक्वल करंट फ्लो कराओ, ठीक। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के बराबर है, तो उन दोनों वायर्स में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर के बराबर ही होगा। तो यहां पर डेफिनेशन दिया गया, 1 एम्पियर इज द करंट व्हिच व्हेन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द 2 पैरेलल वायर्स इन वैक्यूम एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर from each other exert an attractive force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर on each other, है ना, तब वो करंट हमारा 1 एम्पियर के इक्वल हो जाता है। लास्ट कॉन्सेप्ट्स में से हमारे पास है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप कैरिंग करंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ के बीच में है, और यहां पर कोई एक कॉइल रखा गया, वो भी एक करंट कैरिंग कॉइल है। बेटा किसी भी करंट कैरिंग कॉइल पर एक टॉर्क जनरेट होता है और उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, जहां पर N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, I का मतलब है करंट, A का मतलब है एरिया ऑफ द लूप, B मैग्नेटिक फील्ड है। सो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, है ना। वेक्टर के फॉर्म में लिख दें तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर भी हो जाता है, और यहां पर ये जो NIA वेक्टर है, NIA, इसी NIA को मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है। तो किसी भी कॉइल के लिए अगर कोई पूछे मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है NIA। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, करंट ऑफ दैट लूप, और A क्या है, उसका एरिया। तो उस कॉइल के लिए हम मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन करते हैं। किसी भी मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, मान लो मैं आपसे कहूं बेटा इसके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन बताओ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की पहले वैल्यू तो देखो बड़ी सिंपल है, दैट इज N इंटू करंट इंटू एरिया। अब ये अगर रेक्टेंगल है तो एरिया निकालना आप सबको बड़े अच्छे से आता है। डायरेक्शन की मैं बात करूं तो राइट हैंड रूल ऐसे लगाना, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ हो जाएगा।
सिंपल तरीका है बेटा, ठीक है। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो भैया एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना, तो ये बन गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। बाकी टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया टाउ बराबर mb sin थीटा। जैसा आप लोगों ने याद करो इलेक्ट्रो में पढ़ा था, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो टॉर्क कितना होता है, pe sin थीटा। p क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर है mb sin थीटा। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, b मैग्नेटिक फील्ड है, sin थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है। यही बेटा कॉन्सेप्ट है किसी भी मोटर का। मोटर में यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक करंट कैरिंग कॉइल होता है। जैसे ही कॉइल को रखते हो उस कॉइल पे टॉर्क लगता है, कॉइल घूमना शुरू करता है और वहीं से मोटर का प्रिंसिपल स्टार्ट होता है, राइट। अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग लूप रखा है तो उसमें आखिर कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी का सीधे सीधे फॉर्मूला है -mb cos थीटा। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं थीटा एंगल पर रख दूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -pe cos थीटा। तो यहां पर है -mb cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा 0 है बेटा, एंगल अगर 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम हो जाएगी, दैट विल बिकम -mb। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका मतलब एंगल जो है वो 0 हो गया, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट करवा दें, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, मान लो कोई कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल में मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में आ गया, राइट। तो ऐसे केसेस में प्यारे बच्चों जो कंडीशन है उसकी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, क्योंकि एंगल यहां पर 0 है। यही एंगल अगर 180 हो जाता, एंगल 180 हो जाएगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि cos 180 -1 होता है तो ये +mb हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हमेशा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। और यही एंगल अगर आपका 90 हो जाएगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यही कॉइल अगर ऐसे रख दो तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा हो जाएगा, तो यहां पर अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 के बराबर, क्योंकि अपने आप अब रोटेट करने वाला नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसे रखोगे बेटा तो अपने आप ये कॉइल जो है वहां पर रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। किसी सर्किट में करंट है या नहीं है इसको चेक करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो यहां डायग्राम गिवन है कि नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, साउथ पोल है, जिसकी वजह से यहां पर देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराई गई है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए होती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाए, और वहां पे सॉफ्ट आयरन कोर को भी यूज किया जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा एनहेंस कर देता है, क्योंकि μr का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिलेटिव परमेबिलिटी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर फॉर्मूले में, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और ज्यादा वहां पर, राइट। अब ये कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसके ऊपर डिफ्लेक्शन होएगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा जब ये कॉइल घूमेगा तो कॉइल से जुड़ा हुआ ये पॉइंटर है भाई साहब, पॉइंटर भी घूमेगा। यहां पे एक स्केल लगा देते हैं, अगर पॉइंटर घूम रहा है मतलब टॉर्क लगा है, अगर टॉर्क लगा है तो मतलब करंट फ्लो हो रहा है, राइट। यानी कि अगर ये गैल्वेनोमीटर में कुछ भी डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब ये है कि वहां पे भाई साहब करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क होता है ना टाउ बराबर NIAB sin थीटा। सबसे पहला फायदा देखो ये है, रेडियल फील्ड होने की वजह से थीटा 90 हो गया, sin 91 होता है, तो sin थीटा के बवाल से हम लोग बच गए। अब हम सीधे सीधे बोलेंगे कि भैया जो टॉर्क है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, है ना। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी वहां पर बढ़ रहा होगा। अब इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन एनी सर्किट। टॉर्क होता है भैया, टॉर्क की वैल्यू है NIAB sin 90 क्योंकि हो जाता है, वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके एंगल के। भाई देखो जितना ज्यादा यहां पे टॉर्क करंट होएगा उतना ज्यादा टॉर्क आएगा, जितना ज्यादा टॉर्क आएगा कॉइल उतना ही ज्यादा घूमेगा। लेट अस सपोज उस कॉइल ने कुछ थीटा एंगल रोटेट कर लिया है, अगर थीटा एंगल रोटेट किया है तो दिस टॉर्क, दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रोटेशन ऑल्सो,
है ना। यानी कि ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो हमारे थीटा एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग टॉर्शनल रिजिडिटी बोलते हैं, या टॉर्शनल कांस्टेंट भी आप इसका नाम कह सकते हो। तो NIAB ये कौन सा टॉर्क है? ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। और ये वाला जो टॉर्क था जो कि K थीटा के बराबर है, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया। ये दोनों टॉर्क्स आपस में बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यानी कि करंट क्या कराता है? करंट कॉइल को घुमाने की कोशिश कर रहा है, और इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है वो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करता है उसको वापस रीस्टोर करने के लिए। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो वहां पर बेटा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है NIAB बराबर K थीटा। तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो। थीटा इज इक्वल टू NAB अपॉन K टाइम्स करंट। तो पता क्या चला कि डिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ द कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड, और K जो है टॉर्शनल कांस्टेंट है। ये सारी चीजों को भी हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो आप देखो, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, किसी भी गैल्वेनोमीटर में फिगर ऑफ मेरिट का मतलब वही था K अपॉन NBA, है ना। जो भी पीछे हमने देखा था I अपॉन थीटा की जो वैल्यू है, यानी करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है, दैट इज K अपॉन NBA, इसी को बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, या इसी को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहा जाता है। कभी कोई बोले गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है, तो वो आपसे K अपॉन NBA की बात करना चाहता है। अब सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी का मतलब ये गैल्वेनोमीटर आखिर कितना सेंसिटिव है, मतलब छोटे से चेंज में आखिर कितना बड़ा डिफ्लेक्शन शो कर सकता है ये गैल्वेनोमीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो प्यारे बच्चों, करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना। सो सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट, तो ये बन जाएगा NBA अपॉन K आपका टॉर्शन कांस्टेंट है। और अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि उस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो तो जितना भी एंगल वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा वही कहलाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। सो दैट इज एंगल डिफ्लेक्टेड पर यूनिट वोल्टेज, तो NBA अपॉन KR, ठीक है। और यहां पर एक चीज अगर हम लोग और देखेंगे तो ये R क्या है भाई? ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। यहां पे बेटा एक चीज हमें और समझ में आती है कि जो करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी जो होती है दैट इज, इसको मैं IS लिख दूं, है ना। करंट सेंसिटिविटी जो होती है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। अगर इस वोल्टेज सेंसिटिविटी में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो R से R कैंसिल होगा, यही वैल्यू चेक कर लो, आ जाएगी, है ना। सो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली V बराबर IR होता है ना, ओम्स लॉ, तो वहां वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ध्यान रहे ये करंट नहीं है, ये करंट सेंसिटिविटी है। और करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट डिनोमिनेटर में है बेटा, ध्यान रहे। सो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, राइट है। क्लियरली फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी मोर, राइट। एरिया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड बी इंक्रीज्ड, बट टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन शुड बी स्मॉल। यानी कि अगर ये सेंसिटिविटी को बढ़ाना है भैया तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो कॉइल का, एरिया कॉइल का बढ़ा लो, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का बढ़ा लो, लेकिन ये जो टॉर्शन कांस्टेंट है इसको आप कम कर दीजिए, राइट है। सो आई थिंक आपको ये लॉजिक इसका जो है वो समझ में आया होगा। अब अगर गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है सर तो क्या करें? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? तो बेटा गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अगर एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ दें जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो ये गैल्वेनोमीटर हमारा एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। कितना करंट है ये एमीटर बताएगा, करंट है या नहीं है ये गैल्वेनोमीटर बताएगा, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट को पैरेलल में बेटा कनेक्ट कर दिया है। शंट बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बताओ तो भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ शंट, राइट। तो ये एमीटर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि शंट और गैल्वेनोमीटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है एमीटर। इसी को हम लोग बेटा क्या बोल सकते हैं? एमीटर। इसी को अगर सिंबल बना के लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, यही है हमारा एमीटर,
क्लियर है? अब बात आई कि सर ये शंट की वैल्यू क्या होती है, तो शंट की वैल्यू है गैल्वेनोमीटर करंट अपॉन करंट माइनस गैल्वेनोमीटर करंट टाइम्स गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब ये क्या हो गया सर, आई करंट अगर जा रहा है एमीटर में, क्योंकि एमीटर को तो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, पूरा का पूरा करंट जाएगा, जैसे ही करंट एमीटर में घुसेगा अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट होता है आईजी और रिमेनिंग करंट हो जाएगा प्यारे बच्चों आई माइनस आईजी। क्योंकि शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट, यानी कि I माइनस IG टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बराबर किया है, बैलेंस किया है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसी फॉर्मूले से आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आपका मन है तो आप गैल्वेनोमीटर करंट की भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये बेटा हमारा इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूले हमारे पास हैं, पहला फॉर्मूला है ये वाला, दूसरा फॉर्मूला है ये वाला, दैट्स इट। इसी से होगा, इसी से आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब अगला है गैल्वेनोमीटर को सर वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। देखो बेटा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पहली बात बहुत ज्यादा होता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जबकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। आइडियल एमीटर है तो रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, रियल एमीटर है तो वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस मानते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा माना जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तरीका क्या है सर, गैल्वेनोमीटर को एक वेरी हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा दो, यही आपका क्या है, यही हमारा वोल्ट मीटर है, इसी को बेटा वोल्ट मीटर हम लोग कहते हैं, सिंपल। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बराबर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस आर, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सिंपल। दूसरी बात यहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज की मैं बात करूं कि भाई कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस, तो V बराबर IR होता है, करंट जाने वाला IG के बराबर हो जाएगा और रेजिस्टेंस जो है वो RG प्लस R के बराबर हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप चाहे तो इस हैवी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो जैसे यहां निकाली गई है, या आपको गैल्वेनोमीटर करंट पूछेगा तो वो भी निकाल सकते हो। क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है इसलिए इसमें सारा करंट नहीं जाता है, इसमें जाने वाले करंट को IG कहा जाता है, सीरीज में कनेक्टेड है तो भाई साहब दोनों में करंट सेम ही जाएगा, सिंपल उठाकर हम V बराबर IR लगाएंगे तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आ जाएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बेटा सेम ही है, कोई डिफरेंस इन दोनों फॉर्मूले में नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर का जो कन्वर्जन है एमीटर और वोल्ट मीटर में, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी मैंने आपको बता दिया है। तो ये था हमारा एक क्विक रिवीजन फॉर दिस चैप्टर, है ना, बहुत इजीली हम लोगों ने चैप्टर को क्विकली रिवाइज किया है। देखो इस सीरीज का हमारा एम यही होता है कि चैप्टर को आप सबसे पहले क्विकली रिवाइज करें 1 घंटे के अंदर में, और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों जम के प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर होगा अगला, तो बहुत छोटा वीडियो होगा उम्मीद करता हूं, और आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया क्विक रिवीजन की ये सीरीज तैयार हो रही है। तो जम के जी तोड़ मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्जाम को भाई साहब फोड़ना है।